अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स फॉर बीकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ ना उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP। लास्ट टाइम जब मैंने दी थी आपको एक वीडियो, वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मैंने शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपको पेपर में आ जाएं तो उनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नजर आए तो स्टूडेंट्स आप यही हेडिंग्स लिखिएगा। 16 और प्लस 4 हेडिंग्स भी मैं साथ में आपको बताता जा रहा था। 20 टोटल हेडिंग्स थी, इनको लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। EOP सब्जेक्ट इतना भी टफ नहीं है जितना आप स्टूडेंट्स समझ लेते हो। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनमें से वो 16 टू 20 जो हेडिंग्स है वो किस तरह हमने लिखनी है। तो आज हम बात करते हैं। दोबारा से मैं आपके सामने बोल देता हूं क्वेश्चन आपको कैसे आएगा। अक्यूमुलेट बटा सिग्निफिकेंस बटा इंपॉर्टेंस बटा रोल, फिर एडवांटेजेस, फिर मेरिट्स, फिर आपको स्टूडेंट्स मेरिट्स के बाद आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स एंड आपको आ सकता है पर्पस। अगर ये तमाम वर्ड्स आपको शो हो रहे हैं, अब उसके आगे क्वेश्चन कौन सा आ जाए? क्वेश्चन आपको आ जाए SMEDA, SMEDA। ये लास्ट टाइम ये बहुत दफा आए हैं ये पेपर्स में, ठीक है। SMEDA क्या होता है समझाता हूं। अगर आज डेफिसिट फाइनेंसिंग, साथ में ये ऊपर दिए गए वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स आपको वो कह दे, साथ में वर्ड्स अटैच कर दे। SMEDA, डेफिसिट फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, फिर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। लें स्टूडेंट्स, मैंने एग्रीकल्चर का भी ऑलमोस्ट चैप्टर आपको क्लियर करवा दिया है। एग्रीकल्चर के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो इसी एक क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो ना सबसे पहले बात करेंगे SMEDA की, यानी कि SMEDA। इसका मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है स्मॉल, M का मतलब होता है मीडियम, E का मतलब है एंटरप्राइज और डी का मतलब है आपके पास डेवलपमेंट, ए का मतलब है अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा अदारा है, ऐसा इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो आपके मुल्क में लगी हुई है ना, उनको इनकरेज करता है। इनकरेज मींस क्या? अगर उन्होंने लोन लेना है उनको लोन प्रोवाइड करता है। अगर उनको कोई सजेशन चाहिए, कोई मशवरे वगैरह चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या पहले से मौजूद कारोबार को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स, तो ये अथॉरिटी, ये अदारा क्या करता है? उनकी मदद करता है। अब ये आप इसका ये लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब ये किस चैप्टर में आपको ये SMDA मिलेगा? ये आपको कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आपका चैप्टर है ना, उसके अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये लिखिएगा कि ये अदारा जो है वो डेवलप हुआ था 1998 में, 1998 में ये अदारा जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ था। नवाज शरीफ ने इसको डेवलप किया था और इसका मेन मोटिव, मेन काम, मेन एम यही था कि इसने क्या करना है, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लोगों को मदद फराहम करनी है और उनको मशवरे देने हैं और उनको लोन भी देना है अगर उनको चाहिए तो। ये इसी तरह जैसे ZTBEL बैंक नहीं है, ज़री तरक्याती बैंक, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर के लोगों को लोन देता है, मशवरे देता है, सजेशन देता है, ये भी उसी तरह का ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 4 पॉइंट लिखेंगे। 4 पॉइंट आप कौन से लिखेंगे? देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SMEDA और डेफिनेशंस भी आप लिखेंगे। इसकी 2 डेफिनेशंस आप लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नंबर 1 इसमें पॉइंट आ जाएगा, एडवाइस दी गवर्नमेंट ऑन फिस्कल एंड मॉनेटरी इशू रिलेटेड टू SME, ठीक है ना। यानी कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है ना, उनके रिलेटेड जितने भी इश्यूज है ना, गवर्नमेंट को ना मशवरे देती है ये अथॉरिटी। मतलब ये अथॉरिटी, इस अदारे का ये भी काम है कि ये गवर्नमेंट को मशवरे देती है कि आप लोग इस तरह अपने मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको फरोग करो, उसको डेवलप करो, ज्यादा से ज्यादा उसको इंक्रीज करो। तो नंबर 2 इसमें पॉइंट आप लिखोगे, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। नंबर 3 लिखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 इसमें आप करोगे यंग, या इसमें यूथ लिख लीजिएगा, यूथ अच्छा है, यूथ बिजनेसेस या बिजनेस स्कीम, लोन स्कीम लिख लें, यूथ बिजनेस लोन स्कीम, ये अच्छा है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट आपने पहले इनको लिखना है,
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इन 16 पॉइंट्स को लिखना है और आपने अपने क्वेश्चन को क्लियर कर देना है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा, रोल, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या मेरिट्स या ऑब्जेक्टिव या आपको पर्पस ऑफ SMES। इसको बनाने का मकसद क्या था, पर्पस बड़ा अच्छा लफ्ज है, ये ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ये ज्यादा आपको वो यूज कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखें स्टूडेंट्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर भी सबसे पहले आप ये 16 पॉइंट करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका ना मतलब आपको समझाता हूं। देखिए, अगर एक मुल्क की इनकम कम हो, खर्चे बहुत ज्यादा हों, तो उसके अंदर जो इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर जो गैप है उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 3 तरह के काम कर सकती है। या तो वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है, या वो क्या करता है, अपनी जितनी भी सेविंग होती है ना हुकूमत की, उसको यूज कर सकती है, या नंबर 3 काम वो क्या कर सकती है कि नए नोट इशू कर सकती है। अब स्टूडेंट क्या होगा, इस अमल को हम कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब होता है, आपको पता है डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान, घाटा, घाटे को कम करना। फिनांस या घाटे को कम किस तरह, 3 तरीकों से किया जा सकता है, या सेंट्रल बैंक से हुकूमत क्या करे, लोन ले ले, या अपनी सेविंग को यूज कर ले, यानी कि डॉलर वगैरह गोल्ड वगैरह को यूज कर ले, या नंबर 3 अपने नोट इशू करे, एक कंट्री के अंदर दोबारा से न्यू नोट इशू करे। तो इस अमल को क्या कहेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, ये अपना आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में कैसे आया है, ये आया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आप कहोगे सर आपने तो डिसएडवांटेज का यहाँ पे वर्ड ही नहीं लिखा, वो डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ ना, आपने जो लिखने हैं। लेकिन एडवांटेजेस के अगर आपको कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, तो एडवांटेजेस में ये 16 हेडिंग्स लिखोगे। अब मैं आपको बताता हूं डेफिसिट फाइनेंस का डिसएडवांटेजेस क्या है, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आपने इसी तरह लिखना है। अब हम बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंस के डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस। तो नंबर 1 आप करोगे प्राइस अनस्टेबिलिटी। देखें देखें स्टूडेंट्स, इसका नुकसान क्या होता है, नए नोट इशू करने का एक नुकसान ये होता है कि आपकी आपकी जो करेंसी की वैल्यू है ना वो बहुत खत्म हो जाती है। आपके मुल्क के अंदर जो चीजों की प्राइस है वो अनस्टेबल हो जाती है, चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि नए नोट इशू किए होते हैं, चीजों की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर आप डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस में करेंगे इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, यानी कि गुर्बत में इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है। नंबर 3 डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज में कमी आती है। अब आप कहोगे कैसे, अच्छा बात सुने, जब आप न्यू नोट इशू करोगे, गवर्नमेंट न्यू नोट इशू करेगी डेफिसिट फाइनेंस को खत्म करने के लिए, डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए, तो स्टूडेंट्स उसको न्यू नोट इशू करने के लिए पीछे गोल्ड रखना पड़ता है। गोल्ड नहीं है तो डॉलर्स रखने पड़ते हैं। डॉलर्स गोल्ड क्या है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट आप करोगे डिसएडवांटेज में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ये मैंने आपको अभी बताया, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नंबर 5 आप करोगे डिक्रीज इन ग्रोथ। देखें ये आपको 16 पॉइंट से ही देखें मैं उठा रहा हूं, डिक्रीज इन ग्रोथ, मुल्क की ग्रोथ में कमी वाकया हो जाती है। नंबर 6 करेंगे डिक्रीज नेशनल सेविंग, यानी कि मुल्क की जो सेविंग होती है, मुल्क ने जो पैसे अपने लिए बचाए होते हैं, सेविंग की होती है, उसमें कमी आ जाती है। ये देखिए ये 6 डिसएडवांटेजेस हैं, 16 एडवांटेजेस हैं, और ये आपका क्वेश्चन, होल क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ ये क्वेश्चन, हाँ अगर तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, तो फिर आप ये 16 पॉइंट्स ही बस लिखोगे। ठीक है, अगर आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, फिर भी यही 16 पॉइंट। अगर आ जाए आपको व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, फिर भी आप ये 16 पॉइंट ही लिखोगे। व्हाट इज द एडवांटेजेस या व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, फिर भी आप 16 पॉइंट लिखोगे। ये डिसएडवांटेजेस कब लिखोगे, जब आपको वो कहेगा राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, या आपको कह दे राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, फिर आप ये डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस भी साथ लिखोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब ये कैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एक मुल्क के अंदर ना एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर जो हमारे एक मुल्क के अंदर एक सेक्टर है, एक महकमा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क के अंदर, ज़राअत की क्या इंपॉर्टेंस है। ये ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तमाम क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं लास्ट 15 ईयर के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर किसे कहते हैं, अगर हम मुल्क के अंदर
अगर हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जा रही हैं, चावल, गन्ना, कपास, मकई, इस तरह की सब्जियां वगैरह, या आलू की फसल, या अगर हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक मुल्क को उसका क्या क्या फायदा है, क्या क्या एक मुल्क की अहमियत है, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक मुल्क को एडवांटेजेस क्या हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर के एक मुल्क को ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसमें आप फर्स्ट ये 16 पॉइंट्स ही लिखोगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 16 पॉइंट जिसमें इंक्रीज, देखिए अगर एक मुल्क में एग्रीकल्चर का सेक्टर डेवलप हो, अच्छा हो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इसके अलावा क्या होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगी, चीजों की वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पर अब देखिए, आपको पता है प्याज जो है वो हिंदुस्तान से आते हैं, भारत से आते हैं, ठीक है ना, तो अगर हमारे मुल्क के अंदर प्याज जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी फसल लगे तो हमें कम कीमत पे वो चीज मिले ना, ठीक है ना। इसी तरह देखो इन 16 पॉइंट के पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, ग्रोथ इंक्रीज होती है, सिर्फ ये 16 पॉइंट से ही लिखेंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के रोल्स पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, एडवांटेजेस पूछ ले, मेरिट्स पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, या पर्पस पूछ ले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इसी तरह ही आएगा आपको, कैसे देखिए, रोल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, या आपको आएगा एडवांटेजेस, मेरिट्स, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। अब इस बात को अंडरस्टैंड करें, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है क्या। ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका एक पोर्शन बना हुआ है ना बुक का, वो आपने लाजमी उसके अंदर देखना है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मिल जाएगी, मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक मुल्क के अंदर एक ऐसा सेक्टर बनाया जाए जो हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी चीजें पैदा हो रही हैं उन चीजों की प्राइस को डिटरमाइन करे, यानी कि आलू की कितनी कीमत होनी चाहिए, यानी कि चावल की कितनी कीमत होनी चाहिए जब वो बेचने के लिए किसान जाए मार्केट में, गंदम की कितनी कीमत होनी चाहिए, मकई की कितनी कीमत होनी चाहिए, कपास की कितनी कीमत होनी चाहिए, चाय की कितनी कीमत होनी चाहिए, गन्ने की कितनी कीमत होनी चाहिए। तो एक ऐसा अदारा जो इन तमाम फसलों की प्राइस को डिटरमाइन करे, ऐसे अदारे को हम कहेंगे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। और एक गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने हर साल अपने बजट के अंदर पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट अपने लोगों को बोले कि देखिए इस साल हम चावल की फसल जो है वो इतने दाम पे खरीदेंगे, इतने इतने मतलब इतने एक एकड़ में से अगर इतने मन आते हैं तो पर मन हम इतने खरीदेंगे, इतने पैसे आपको देंगे, यानी कि 4000 मन या 5000 मन के हिसाब से हम आपसे चावल या गंदम खरीदेंगे, ठीक है ना। इसी तरह बाकी फसलें भी, तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपने याद कर लेना। अब देखो 16 पॉइंट्स यही है, 16 पॉइंट्स यही है, लेकिन 4 पॉइंट आप इजाफी करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। आप नोट डाउन करते जाए ना स्टूडेंट्स, प्राइस पॉलिसी। अब नंबर 1 इसमें क्या करेंगे, टू इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ, टू इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ फार्मर। लेकिन स्टूडेंट्स नंबर 1 इसका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यानी कि ये मेरिट्स हो सकता है, यानी कि ये इसका रोल या इंपॉर्टेंस हो सकता है। नंबर 2, नैरोइंग गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ले स्टूडेंट्स नंबर 3, स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्राइस। एग्रीकल्चर की प्राइस में ना, मतलब फसलों की प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है, हुकूमत जो डिटरमाइन करती है, हर बंदा फिर अपने अपने हिसाब से पैसे नहीं चार्ज कर सकता किसानों से। नंबर 4, ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ले स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट आप पहले लिखेंगे, फिर इन 16 पॉइंट को लिखेंगे और क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आता कहते हैं कैसे है, पहले ये समझिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आता किस तरह है पेपर के अंदर। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को भी ना बिल्कुल सेम ऐसे ही पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा ना डेफिसिट फाइनेंस को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, इसी तरह आपको पूछेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन देखिए, डिसएडवांटेजेस वो ना भी पूछे तो वो आपको इस तरह भी बोल सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इस तरह भी पूछ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, पर्पस या ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस, या सिंपल आपको कह दे मेरिट्स। तो अगर डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे ना फिर आपने लिखना है, अगर ना पूछे तो अदरवाइज कोई और वर्ड पूछ ले फिर आपने 16 पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, वो तो ये 16 पॉइंट्स
पॉइंट्स ही होंगे। हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन क्या होता है। देखिए मशीनों के जरिए से ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा काश्तकारी करना, ज्यादा से ज्यादा ज़राअत करना, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करना, इस अमल को कहते हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। जैसे कि चाइना आपको पता है हर चीज जो भी चीज उगाता है उसके अंदर वो मशीनों से काम करता है। मतलब खाद अगर फसलों में मतलब खाद लगानी है फसलों में, फिर भी वो मशीनें करती हैं सारा काम। फसलों को पानी देना, फिर भी मशीनें पानी देती हैं। अगर आपने फसल लगानी है वो भी मशीनें लगाती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तमाम काम मशीनों की मदद से करने के अमल को हम क्या कहते हैं, इन एग्रीकल्चर सेक्टर हम कहेंगे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके होंगे मशीनों की मदद से एग्रीकल्चर करने के। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो जाती है ना। क्योंकि देखिए अगर लोग अपने हाथ से काम करेंगे तो कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी, वही मशीनों से काम करेंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नंबर दो होर्डिंग, जरखेजंदोजी होगी। नंबर 3 लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा मशीन चलाने का नॉलेज ही नहीं होती लोगों को, इल्म ही नहीं होता किस तरह हमने मशीन को चलाना है। नंबर 4 लैक ऑफ क्रेडिट। देखें मशीन तो तब ली जाएगी ना जब पैसा होगा, तो पैसा कब होगा, जब हमें क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी। तो क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। नंबर 5 आप करोगे कल्टीवेटिव इनटू लेबर, यानी कि लेबर की कमी हो जाएगी ना। नंबर 6 फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फार्मर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फार्मर। फार्मर की ना, किसानों की इतनी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं अच्छी होती, मतलब उनकी माली हालात ही नहीं ऐसे है कि वो क्या करें, मशीनों को खरीद सकें। तो वो किस तरह खरीद सकेंगे। अगर एक फार्मर फर्ज करो उसकी 2 एकड़ जमीन है, यानी कि 2 एकड़ जमीन को समझते हैं ना आप स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे मेरी बात को। 2 एकड़ जमीन है या 3 एकड़ जमीन है, तो वो 3 एकड़ या 2 एकड़ की जमीन का जो फार्मर है वो मतलब 25-25, 30-30 लाख, 1-1 करोड़ की मशीन कैसे खरीद पाएगा। ठीक है, उसने तो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्या थे, ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको ये दोनों वीडियोस, जो इससे लास्ट वाली मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे, आज मैंने आपसे नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, ताकि स्टूडेंट्स ये वीडियोस जब लाइक करेंगे ना आप, तो ये वीडियोस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके दूसरे फ्रेंड्स के पास भी पहुंचेंगी। और मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, वो भी इन क्वेश्चन को देख पाए। हम लोग क्या समझते हैं कि पता नहीं इकोनॉमिक्स इतनी ही मुश्किल है कि हमने हर क्वेश्चन को याद करना है। नहीं स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता होता, ना ही आपको बताया जाता है। इतनी भी मुश्किल नहीं इकोनॉमिक्स होती, सिर्फ समझाने का, पढ़ाने का तरीका डिपेंड करता है कि आपको किस तरह गाइड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की एजुकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।